देखिए, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। इस लेक्चर में मेनली हम उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपका जो टेस्ट होने वाला है आरपीएस सीरीज का या एलएम सीरीज का, वहां पे ये टॉपिक आते हैं। इनमें एक तो ये है कि nth ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर जो इन जनरल हमें पता है कि वो एन ऑर्डर की रिएक्शन है, हमें नहीं पता फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हम एक ऐसा एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे जो हर ऑर्डर पे अप्लाई हो सकता है। उसकी एक लिमिटेशन है कि वो फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होगा, राइट। बट फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर किसी भी ऑर्डर के लिए आप उस एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यू रखकर देख सकते हैं। जैसे जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड ये होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए ये, थर्ड के लिए। तो इन जनरल एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे हम यहाँ। हम कंजुगेटिव रिएक्शन की बात करेंगे, हम पैरेलल रिएक्शन की बात करेंगे और उनके एक्सप्रेशंस और कुछ ग्राफ्स देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए ग्राफ कैसा होगा काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले nth ऑर्डर का रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं। मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, आरपी में बदल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद अ नेगेटिव साइन, जो कि ये दिखाता है कि रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ कम हो रहा है। अगर ये nth ऑर्डर की रिएक्शन है तो ये किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट इनटू आर की पावर n, क्योंकि nth ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के लिए आर को इस साइड लाते हैं, dt को उस साइड, माइनस 1 अपॉन r रेज टू पावर n इनटू dr इक्वल टू k इनटू dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, के बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था। तो यहां से अगर मैं इसको देखूं तो r अगर ऊपर जाएगा तो माइनस n बन जाएगा, है ना। 1 बाई आर रेज टू पावर n है, अगर ये ऊपर जाएगा तो r की पावर माइनस n, तो ये बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट? k dt का t प्लस i है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि जब टाइम जीरो था, व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, r इतना नहीं था, r नोट था। अगर आप देखें ये r क्या बताता है? ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है जब रिएक्शन को होते होते t टाइम बीत चुका था तब, राइट। तो जब t जीरो था तो k इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, ये i ये किसके बराबर आ जाएगा? माइनस r। जब टाइम जीरो था तो ये इतना नहीं था, r नोट था, माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1। यहां से आपको i की वैल्यू मिल गई, राइट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम हियर टू हियर। अगर i की वैल्यू यहां से उठाकर हम यहां रखें तो क्या आ जाएगी? ये वैल्यू माइनस r नॉट की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1, ठीक है। बस ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं इसको हटाता हूं, t को या kt को इसी साइड रखते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। तो kt इज इक्वल टू व्हाट? ये इस साइड अगर प्लस हो जाएगा तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं, r नोट की पावर माइनस n प्लस 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 को लिख लेते हैं 1 माइनस n, ठीक है, राइट। ओके, ये माइनस था और माइनस ही रहेगा क्योंकि हम इसको दूसरी साइड नहीं लेके गए, अपॉन 1 माइनस n। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। मैं ऊपर लिख रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। एक्चुअली ये एक्सप्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करके तो देखना है बट समझना ज्यादा है। ओके, अगर मैं यहां से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, सॉरी, 1 माइनस n कॉमन ले लें, 1 माइनस n कॉमन ले लें। चलो थोड़ी देर में ही करते हैं। ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस n कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से बचेगा, इसको नीचे ले आते हैं, 1 अपॉन ये r नोट की पावर माइनस n से प्लस n प्लस 1 से माइनस 1। ओके, माइनस व्हाट? 1 अपॉन r, ये कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम t, ये बचेगा 1 n माइनस 1। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, राइट। ज्यादातर केस में क्या करते हैं कि यहां से n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 अरे यहाँ 1 माइनस n है, यहाँ n माइनस 1 n माइनस 1, तो कुछ बुक्स इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती है, वो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेती है, राइट। अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा? 1 अपॉन, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेके इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा n माइनस 1, और यहां से माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस हो गया, 1 अपॉन r n माइनस 1
ये माइनस हो गया प्लस से 1/r0 n-1। वैसे भी ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, अब सॉरी ओवरऑल ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा है, ये वैल्यू कम है क्योंकि इनवर्स में है, r0 ज्यादा होता है तो 1/r0 कम होगा। तो और अगर मैं t को इस साइड लेके आऊं तो दिस t से यहां मल्टीप्लाई करते हैं। ये nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन है जो हर ऑर्डर पे अप्लाई होता है फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर। फर्स्ट का है वही t इक्वल टू 2.303/k log r0/r। ओके ये है। तो nth ऑर्डर के लिए कभी कभी वो आपसे हाफ लाइफ टाइम भी पूछेगा, राइट। तो हाफ लाइफ टाइम के लिए वही यहाँ पे ये r0 है, यानी स्टार्टिंग में हमारे पास r0 था, अगर t हाफ आ गया है तो इसका आधा करके 2n-1 आ जाएगा क्योंकि r0/2 आएगा तो 2 की पावर भी n-1 होगी, ये ऊपर चला जाएगा। तो वो हाफ लाइफ टाइम भी आप यहां से निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर रेट एक्सप्रेशन फॉर nth ऑर्डर। अब आप इसे किसी भी ऑर्डर के लिए करके देखिए, फर्स्ट को छोड़कर। 0 के लिए कीजिए तो यहाँ 0 रखेंगे, 0-1, 0 -1 तो -1 और रहेगी पावर, ऊपर चला जाएगा ये। तो आपको यहां से हर एक ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन मिल सकता है एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ओके नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पैरेलल रिएक्शन। देखिए पैरेलल रिएक्शन क्या होती है, जिनमें एक रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट देता है। एक रिएक्टेंट मतलब एक रिएक्शन से हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ये आपके लिए नई बात नहीं है। पैरेलल रिएक्शन आप पहले कर चुके हैं, जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि भाई इसके क्या ब्रोमिनेशन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा, राइट। तो जो मेजर माइनर एक ही रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो एक पैरेलल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। मतलब एक रिएक्शन आगे चल रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है बट उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है उसी रिएक्टेंट से, राइट। सो दोस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज पैरेलल रिएक्शन। ओके अब उस पैरेलल रिएक्शन को, उस मेजर माइनर को हम काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। काइनेटिक्स कैसे बताता है, राइट। काइनेटिक्स कैसे हमारे मेजर को मेजर प्रूव करता है और माइनर जो बन रहा है वो क्यों माइनर बन रहा है, ये काइनेटिक्स की जुबानी अगर हम सुने तो काइनेटिक्स कहती है, केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि एक मान लो बी मेजर बना और सी माइनर, तो काइनेटिक्स कहती है, केमिकल काइनेटिक्स की बी इसलिए मेजर बना क्योंकि उसके बनने का जो रेट कांस्टेंट था वो ज्यादा था। मतलब बी मेजर बनने की वजह यह है कि K1 इज ग्रेटर देन K2। अगर K1 ज्यादा है तो B ज्यादा बनेगा, K2 अगर ज्यादा है तो C ज्यादा बनेगा, ठीक है। ओके अच्छा अगर मैं बात करूं इस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन की, मतलब अगर मैं आपसे कोई पूछे कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, तो ये क्या स्पीड होगी इसके ए के बदलने की, तो आप कहोगे ये इक्वल होगा K1 प्लस K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। मतलब क्योंकि भाई ए दो तरीके से अपने आप को बदल रहा है, बी भी बना रहा है और सी भी बना रहा है, तो इसके कम होने की स्पीड इन दोनों के सम के बराबर होगी। मतलब जो ए का रेट कांस्टेंट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, राइट। ओके तो ये मेरी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। अगर मैं K1 K2 बहुत बार कुछ बुक्स इसको K एवरेज भी लिख देती है, मतलब इन दोनों का एवरेज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके तो ये है मेरे पास रेट कांस्टेंट पैरेलल रिएक्शन को हम ऐसे देखते हैं। अगर मैं पैरेलल रिएक्शन का ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है पैरेलल रिएक्शन का। ये मेरे पास कंसंट्रेशन है, अलग ये टाइम है। ओके तो ये मेरे पास स्टार्टिंग में ए था, स्टार्टिंग में ए इतना था इनिशियली जब टाइम 0 था, बी और सी तो बने नहीं थे उस टाइम, तो वो तो 0 थे। तो ये ऐसे घट रहा है, राइट, ये ऐसे चेंज हो रहा है। कौन? ए की कंसंट्रेशन। अगर मैं बी की बात करूं तो बी ऐसे बढ़ रहा है, सी की बात करें तो सी ऐसे बढ़ रहा है। ये बी है, बी की कंसंट्रेशन, ये सी की कंसंट्रेशन। अगर आप देखो किसी टाइम पे बी और सी को देखो तो कौन ज्यादा बना है? बी एज कंपेयर टू सी। ये कंसंट्रेशन है, अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स है, तो बी की कंसंट्रेशन ज्यादा है सी से। ओके ऐसा इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है। तो ये है पैरेलल रिएक्शन। एक बार पैरेलल रिएक्शन का एक हल्का सा एक्सप्रेशन और देख लेते हैं।
एक्सप्रेशन में आपको क्या बात ध्यान रखनी है, वो आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, अगर आपको बी और सी का रेशो निकालना है, रेशो मतलब बी और सी, बी इतना बना सी इतना बना, इसका रेशो मान लो जैसे इसका रेशो आ गया 2/1, इसका मतलब सी के मुकाबले बी दुगना है, डबल टाइम्स है, 2 टाइम्स है, राइट, डबल है। तो बी के जो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिला, तो बी का अमाउंट सी से डबल था। ओके, ये इसका रेशो हमें ये बता रहा है। अच्छा, काइनेटिक्स कहती है, केमिकल काइनेटिक्स कहती है ये अमाउंट का रेशो आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, अगर आप इनके रेट कांस्टेंट का रेशो ले लो तो। सही बात है, अगर रेट कांस्टेंट ये मान लो K1 इससे डबल है, तो इसका मतलब जितने टाइम में ये 2 मोल बनेंगे, उतने टाइम में 4 मोल बन जाएगा। ओके, और जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ए खत्म हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें बी दुगना मिलेगा सी से। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि अगर आपके पास पैरेलल रिएक्शन है और वहां 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उनके रेट कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वही फाइनली उन प्रोडक्ट के अमाउंट का भी रेशियो होगा। अगर ये रेशियो K1/K2 4:1 आ रहा है, इसका मतलब कि जो मेरा B है वो 4 टाइम्स ज्यादा बन रहा है C से। ओके, तो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो मेनली यही बनता है कि वो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू देंगे और पूछेंगे कि जो प्रोडक्ट की यील्ड है, यील्ड का मतलब होता है फाइनली प्रोडक्ट कितना बना है, राइट, तो वो आपसे फाइनल प्रोडक्ट की यील्ड पूछेगा, YIELD यील्ड पूछेगा, राइट। तो उस यील्ड का रेशो आप उसके रेट कांस्टेंट के रेशो से बता सकते हैं। ये थी पैरेलल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेटिव रिएक्शन की। कॉन्जुगेटिव रिएक्शंस वो होती है जिनमें आपका कोई रिएक्टेंट है, मान लो ए कोई रिएक्टेंट है, वो पहले बी बना रहा है और बी से फिर सी बन रहा है, राइट। कॉन्जुगेटिव, ए से कॉन्जुगेटिवली बी बना, बी से फिर सी बन रहा है। ओके, तो ऐसी रिएक्शन को कॉन्जुगेटिव रिएक्शन कहते हैं। इसका रेट कांस्टेंट, ए से बी बनने का रेट कांस्टेंट है K1 और बी से सी बनने का रेट कांस्टेंट है K2 सपोज। ओके, राइट। चलिए, ये है हमारे पास। तो पहले तो हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा हमें, इस साइड वही कंसंट्रेशन है अलग अलग कंपोनेंट की, ए बी सी की, ये टाइम है। ओके, स्टार्टिंग में मेरा ए मैक्सिमम होगा, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस, कुछ ऐसा हमें ग्राफ मिलता है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन, सॉरी जीरो ऑर्डर को छोड़कर। जीरो ऑर्डर में कैसा ग्राफ मिलेगा, जीरो ऑर्डर में कैसा ग्राफ मिलेगा, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, तो ऐसा ग्राफ आएगा। ऐसा ये बताता है कि जो स्पीड है कंसंट्रेशन के कम होने की वो यूनिफॉर्म है। अच्छा, अगर आप नेगेटिव ऑर्डर नहीं है, पॉजिटिव ऑर्डर है जीरो को छोड़कर, तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है कि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो कम होने की स्पीड भी ज्यादा थी, तो एकदम तेजी से घट रहा है, फिर इसके कम होने की स्पीड, कंसंट्रेशन के कम होने की स्पीड कम होती आ गई। ओके, तो जीरो को छोड़कर अगर पॉजिटिव ऑर्डर है तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ओके, चलिए, ये हमारे पास है, ये एक ही कहानी हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए है। बी की बात करें तो बी कुछ ऐसा मिलेगा, फिर ऐसे कम होता आ गया, यस, पहले बढ़ता गया, राइट, बढ़ता गया, फिर क्योंकि बी से सी भी बन रहा है, राइट, तो जैसे बी बढ़ने लगा, सी के बनने की स्पीड भी ज्यादा होने लगी। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इस हिस्से की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, K2 इंटू बी। तो स्टार्टिंग में बी जब तेजी से बढ़ेगा तो आपके पास बी बढ़ता गया, बट सॉरी बच्चों, गलती से वो वीडियो ही आधा ही कैप्चर हो पाया। देखिए, दोबारा से देखिए, ये पैरेलल रिएक्शन है, यहाँ कंसंट्रेशन है और यहाँ टाइम है। तो हमने देखा कि ए कुछ इस तरीके से चेंज होगा टाइम के साथ, मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे ओके घटता जाएगा। बी की बात करें तो बी जीरो था, बढ़ेगा, फिर कम होने लगेगा। व्हाई? बिकॉज सी बनने लगा है, क्योंकि उसके साथ का सी
बनने लगेगा तो सी के बनने के साथ ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K2 इंटू बी। अब बी जब मैक्सिमम हो जाएगा तो यहां से ये स्पीड भी तो बढ़ जाएगी। अगर ये स्पीड बढ़ी तो बी तेजी से घटने लगेगा, फिर इसके साथ साथ सी का अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, ये थोड़ा सा मेरा ड्राइंग वीक है। ओके, तो ये ऐसे 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 बढ़ेगा, फिर ये भी थोड़ा स्पीड इसकी भी कम होने लगेगी, क्योंकि बी एक बात ध्यान रखना, बी तेजी से अगर घट रहा है तो इसका मतलब है कि सी तेजी से बढ़ रहा है। सी तेजी से बढ़ रहा है, ये सी की कंसेंट्रेशन है। तो ये पैरेलल रिएक्शन का ग्राफ है। बी मैक्सिमम पहुंचा और जब बी मैक्सिमम पहुंचा तो सी भी तेजी से जब बी मैक्सिमम पहुंचा, मैक्सिमम होने के बाद वो तेजी से घटने लगा, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम एक लिमिट तक पहुंच गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी इस हिस्से की। तो ये पैरेलल रिएक्शन का ग्राफ है। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, ये अच्छे से समझना ही है। साथ में एक यहां से फॉर्मूला आता है, मैं इसको हटाता हूं। एक फॉर्मूला आता है कि बी मैक्सिमम कब होगा, ये शायद वो पूछेगा बी मैक्सिमम कब होगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में बी कब होगा। ये K1 और K2 से बताया जा सकता है। K1 बाई K2 इंटू ए नॉट, सॉरी ए नॉट मतलब इनिशियली ये कितना था, अपॉन K2 अपॉन K1 माइनस K2। ये बी मैक्सिमम का इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है। ओके, तो ये है पैरेलल रिएक्शन, सॉरी नॉट पैरेलल, कंजुगेटिव रिएक्शन। ओके, इसके साथ ही हम कुछ एक दो ग्राफ्स और करते हैं। जैसे एक है हमारे पास जो एक्सप्लोजन का ग्राफ होता है, जैसे आप दिवाली पे पटाखे जलाते हैं तो उसका क्या ग्राफ आना चाहिए, कैसा ग्राफ होगा काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ही आप मैं अगर यहां रेट लिखूं और यहां टाइम लिखूं, तो जैसे ही आप माचिस लगाते हैं तो रेट यानी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। राइट, माचिस लगा वेट करते हैं, पटाखा जलेगा। जैसे ही धमाका होता है वहां पे एक बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। फास्ट रिएक्शन से मेरा मतलब जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें मिलता है। याद रखना बच्चों, ये किसी भी एक्सप्लोजन का ग्राफ है। टाइम के साथ साथ रेट बढ़ रही थी, बट अचानक से बहुत तेजी से रिएक्शन हुई, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि आपको धमाके की आवाज आएगी। उसका ग्राफ कुछ ऐसा है। अच्छा, अगर हम बात करें आपके बायोलॉजिकल सिस्टम की, जैसे खाना डाइजेस्ट होना, ये सब केमिकल रिएक्शन है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। मतलब कि मान लो बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, तो 45 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगी। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, और अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये टेम्परेचर है, इस बार टाइम नहीं है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है हमें। ओके, तो ये थी बच्चों, बाकी आप प्रॉब्लम भेजिए, हम वेट कर रहे हैं 3-4 दिन से।